इस वक्त की एक बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक यात्रा के दौरान हादसा हुआ है। मुख्यमंत्री को गुलदस्ता देने की होड़ में कई नेता एक गड्ढे में गिर गए। वाल्मीकि नगर से आज नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा शुरू हुई और इस दौरान काफ़ी संख्या में उनके नेता कार्यकर्ता उनके साथ थे और इन नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के करीब जाने की कोशिश की। उन्हें गुलदस्ता देने की जब कोशिश की तो वो करीब के एक गड्ढे में जा गिरे। और ये जो तमाम लोग हैं, ये भी साफ नज़र आ रहा है कि बैरिकेड को तोड़कर अंदर घुस रहे थे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। मुख्यमंत्री की सुरक्षा काफ़ी सख्त होती है, बिना उनकी इजाज़त के या सुरक्षा बलों के जो कमांडोज हैं उनकी इजाज़त के कोई पास नहीं आ सकता। फिर भी कुछ नेताओं कार्यकर्ताओं ने उनके करीब आने की कोशिश की, गुलदस्ते लेकर वहां पहुंचे। गुलदस्ता देने से पहले ही वो नीचे गिर गए। अब ये देखना है इसमें कि ये गड्ढा जो था वो कैसा था, क्या वो इसी कार्यक्रम के दौरान किसी निर्माण के सिलसिले में बना था या वो कोई पुराना गड्ढा रहा होगा। उत्तर प्रदेश नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा आज से शुरू हुई है और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रभाकर हैं। प्रभाकर, ये पूरा वाकया क्या है? जी देखिए, आज पहला दिन है नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा का और बिहार के बगहा से ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और आज वहाँ पे नीतीश कुमार जाके और जो स्थानीय जो विकास की योजनाएं हैं ज़मीन पे उसकी समीक्षा कर रहे हैं। प्रगति यात्रा का जो पर्पस है, जो मकसद है, वो यही है। आज जब नीतीश कुमार वहाँ पहुँचे हेलीकॉप्टर से, तो वहाँ पे जो स्थानीय नेता थे वो कतार लगा के खड़े थे और उनमें एक तरह से थोड़ी होड़ लग गई कि वो जाके और नीतीश कुमार का बुके दे के स्वागत करे। उसी भगदड़ की स्थिति में जब सुरक्षा कर्मियों ने नीतीश कुमार को, जिन्होंने घेर रखा था चारों तरफ से, उन्होंने नीतीश कुमार को वापस घेरने की कोशिश की और जब नेताओं को पास आने से रोका, उसी में से कुछ जो नेतागण हैं वो वहाँ गड्ढे में गिर गया। नीतीश कुमार ने जब देखा कि वहाँ पर कुछ लोग उनके बुके देने के क्रम में गड्ढे में गिर गए हैं, उसके बाद नीतीश कुमार वहाँ रुके। उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों को बोला कि उन्हें आप निकालिए गड्ढे से, जो नेता गड्ढे में गिरे रहे, और उसके बाद नीतीश कुमार फिर आगे बढ़ गए। तो थोड़ी अजीब सी स्थिति वहाँ पर हो गई मझौलिया में, लेकिन किसी को कोई खास चोट नहीं आई और उनका कार्यक्रम जो है, जैसे अभी हम बात भी कर रहे हैं, उनका कार्यक्रम चल रहा है और लगभग 5 साढ़े 5 बजे के आसपास नीतीश कुमार जो है वो पटना वापस आ जाएंगे। और ये जो कार्यक्रम है, उनकी जो यात्रा है, प्रगति यात्रा, इसमें नीतीश कुमार किसी भी जिले में रात्रि विश्राम नहीं करेंगे, बल्कि सुबह जाएंगे और हेलीकॉप्टर के द्वारा शाम को फिर पटना वापस आ जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर विस्तार से ये जानकारी देने के लिए। और अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में 14 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। नवी मुंबई में इनमें से 10 बांग्लादेशी अवैध तौर पर रह रहे थे। क्राइम ब्रांच ने ये कार्रवाई की है। ठाणे में 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ठाणे के एक अपार्टमेंट में ये अवैध तौर पर रह रहे थे। कोनगांव और खारघर पुलिस स्टेशनों में केस दर्ज किए गए हैं और पुलिस इस मामले में अब पूछताछ कर आगे जो उनकी मंशा है उसे पता लगाने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ हमारी सहयोगी सुजाता हैं। सुजाता, क्या मामला है ये पूरा, क्यों इनकी गिरफ्तारी हो रही है और क्या इस तरह की कोई मुहिम चल रही है अवैध बांग्लादेशियों का पता लगाने की? बिल्कुल सुशील, और देखिए कुछ ही दिन पहले की ये बात है जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये बात कही थी कि पूरे महाराष्ट्र में जो अवैध तौर से बांग्लादेशी रह रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी और उनके लिए एक डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा, जहां पर उन्हें रखा जाएगा जिनके पास वैध डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते कि वो एक नागरिक हैं, एक सिटीजन है इस देश के या फिर इस राज्य के। इसके ठीक बाद ये घटना सामने आई है जहाँ पर नवी मुंबई और थाने, इन 2 इलाकों से अलग अलग बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। अगर हम थाने की बात करें तो थाने के भिवंडी इलाके में ये
घटना हुई है जहां पर 3 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। बताया जा रहा है कि इनके पास से 40,000 की कुछ सामान भी बरामद हुई है और इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके पास कोई भी वैध डॉक्यूमेंट नहीं निकली, जिसके बाद इन्होंने ये बात कबूला कि ये बांग्लादेशी है और ये डर के मारे आकर यहाँ पर रह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नवी मुंबई की बात करें तो लगभग 16 लोगों पर कार्रवाई की गई है, जिनमें से सभी लगभग 10 लोग जो है अपने आप को बांग्लादेशी बताए हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो फेक डॉक्यूमेंट्स यानी फर्जी दस्तावेज बनाकर लोगों को वो डॉक्यूमेंट्स बनाकर देते हैं ताकि वो मुंबई और महाराष्ट्र में अपने आप को यहाँ के नागरिक बताते हुए रह सके, जिसके चलते ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर नवी मुंबई पुलिस और थाने पुलिस द्वारा की गई है, जिसमें ऐसे बांग्लादेशी ऐसे लोग जिन पर उन्हें शक है या फिर एक गिरोह चला रहे हों जहाँ पर बांग्लादेशियों को अवैध तरीके से रखा जा रहा हो, उन इलाकों पर पुलिस की छापेमारी जारी है और वहाँ से लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें डिटेंशन सेंटर ले जाया जाएगा, जहाँ पर उनसे पूछताछ की जा रही है जानने के लिए कि आखिर क्या वो अकेले रह रहे हैं, उनके साथ और भी ऐसे लोग हैं, उनके परिवार के लोग शामिल हैं जो उनके साथ रहते हैं और बाद में उन पर जो है पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जी, ये जो अवैध बांग्लादेशियों वाला मुद्दा है, ये जब से बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ, अंतरिम सरकार आई, तब से तेज़ हुआ है। तो इसके पीछे जो सियासत है वो किस तरह की दिख रही है? बिल्कुल। और देखिए हालिया में अगर हम बात करें महाराष्ट्र की राजनीति की, इस समय तो कहीं ना कहीं बांग्लादेशियों के फैक्टर को लेकर भी जो है इस समय जो माहौल है वो गरमाया हुआ है, क्योंकि एक और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का इस तरीके का बयान कि जो बांग्लादेशी अवैध तौर पर रह रहे हैं उन पर जो है कार्रवाई की जाएगी, उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा, ऐसा भी आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया था। लेकिन इसके ठीक बाद अब विपक्ष द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर इस प्रकार की मुहिम अब क्यों खड़ी की जा रही है और इसको लेकर पहले काम क्यों नहीं किया गया। बांग्लादेश में हालिया में जो तमाम घटनाक्रम हुए, चाहे शेख हसीना का एकाएक देश निकाला होना या फिर उसके ठीक बाद बांग्लादेश में जिस तरीके की हालत है, उसके बाद से वहाँ पर बड़े पैमाने पर बड़ी मात्रा में जो लोग हैं वो वहाँ से निकल रहे हैं, जिसके चलते इस समय मुंबई में भी और महाराष्ट्र में भी जो पुलिस है उनके द्वारा काम किया जा रहा है कि ऐसे लोग जो हालिया में आए हो जिनके पास सही दस्तावेज ना हो उसको उन पर कार्रवाई की जाए। हाँ, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि हालिया के कुछ दिनों में इन पुलिस की छापेमारियों पर जो उनके एक्शंस है वो जाहिर तौर पर बढ़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुजाता इस पूरी जानकारी के लिए। पूर्व ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। यूपीएससी की परीक्षा में धोखाधड़ी और अवैध तौर पर ओबीसी और विकलांगता कोटे का लाभ लेने का आरोप पूजा खेड़कर पर लगा है और हाईकोर्ट ने कहा है कि पूजा खेड़कर का इरादा यूपीएससी को धोखा देने का था। जो उन्होंने किया वो एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। पूजा खेड़कर की नियुक्ति जो है वो गलत थी, वो नियुक्ति के लिए अयोग्य थी, ये हाईकोर्ट ने ठहराया। हमारे साथ हमारे सहयोगी नूपुर हैं। नूपुर, क्या काफ़ी सख्त टिप्पणियां हाईकोर्ट ने की हैं? जी, आज दिल्ली हाई कोर्ट ने पूजा खेड़कर की जो एंटीसिपेटरी बेल की पिटीशन थी उसको खारिज किया है। साथ ही साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने काफ़ी बड़े ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि प्राइमा फेसी ऐसा प्रतीत होता है कि पूजा खेड़कर का साफ तौर से इरादा था यूपीएससी को ठगने का। उनके साफ तौर पे दिल्ली हाई कोर्ट के शब्द यूज़ किए जाए तो उन्होंने कहा है कि पूजा खेड़कर वांटेड टू ड्यूप, वो ड्यूप करना चाहती थी यूपीएससी को, प्राइमा फेसी ऐसा लगता है। और दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस और यूपीएससी दोनों ही इस केस को लड़ रहे थे, एंटीसिपेटरी बेल के अगेंस्ट बोल रहे थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने साथ साथ ये भी कहा है कि वो फिट कैंडिडेट नहीं है, पूजा खेड़कर इसलिए फिट नहीं है कि उनको बेनिफिट मिले ना कि ओबीसी कोटा के और ना ही वो उस डिसेबिलिटी कोटा के बेनिफिट्स उनको के लिए वो फिट है। ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट ने प्राइमा फेसी ऑब्जर्वेशन दिया है। और खेड़कर के जो बाकी सर्टिफिकेट्स थे उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा बयान दिया है कि ऐसा लगता है कि उनकी जो फैमिली है उनके प्राइमा फेसी डॉक्यूमेंट्स का उन्होंने संज्ञान लिया है जो पुलिस ने पेश किए, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उनके जो पेरेंट्स हैं और जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके पास लग्जरियस कार्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसके हिसाब से ऐसा लगता है कि उनको जो सर्टिफिकेट्स मिले वो किसी अननोन पर्सन जो कि गवर्नमेंट के अंदर भी हो सकता है और गवर्नमेंट के बाहर भी हो सकता है, उसकी हेल्प से उन्होंने फॉर्ज किए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को।
तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते मद्देनजर रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने आज उनकी जो एंटिसिपेटरी बेल की पिटीशन थी वो खारिज की है। साथ साथ पूजा खेड़कर की जो अगेंस्ट जो ये केस लड़ा है यूपीएससी के जो लॉयर है, उन्होंने कहा है कि अब आगे उनका जो अरेस्ट होगा उस पे जो आगे का कार्रवाई होगी वो दिल्ली पुलिस कॉल लेगी कि उनको अरेस्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया नूपुर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान के कोटपूतली में 3 साल की एक बच्ची बोरवेल में गिर गई है। 150 फुट गहरा ये बोरवेल है और खेलते वक्त ये बच्ची इसमें जा गिरी। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान में जुट गए हैं। हमारे सहयोगी सुशांत हमारे साथ हैं। सुशांत, कुछ ही दिन पहले इस तरह की एक और घटना राजस्थान में आई थी और अब 3 साल की ये बच्ची इसमें गिरी है। कितनी गहराई पर वो फंसी हुई है, उसकी क्या स्थिति है, कुछ पता लग पाया है? बिल्कुल 15 दिन पहले दौसा में इसी तरह का जो है वाकया हुआ था। आर्यन जो बच्चा था वो गिर गया था, बचाया नहीं जा सका था उसे। और आज कोटपुतली में किरतपुरा एक जगह है, वहाँ पर 3 बजे के आसपास 3 साल की चेतना जो है, घर के बाहर ये बोरवेल बना हुआ था और 2 दिन पहले ही उसमें से पाइप निकाले गए थे। आज खेलने के दौरान उसका पैर फिसला और वो करीब 150 फीट के आसपास गहराई में फंसी हुई है। कुछ देर पहले तक उसके रोने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन अभी उसकी आवाज़ नहीं आ रही है। और अगर बोरवेल की गहराई की बात करें तो 700 फीट के आसपास ये गहरा है। अभी जयपुर से एसडीआरएफ की टीम रवाना हुई है, लेकिन उससे पहले स्थानीय प्रशासन है, ग्रामीण है, जो खासतौर पे एक्सपर्ट होते हैं इस तरह के बोरवेल में बच्चों को निकालने के लिए, वो जुटे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पूरे राजस्थान में ये अपने आप में बहुत चिंताजनक स्थिति है, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि बार बार सरकार की गाइडलाइन होने के बावजूद बोरवेल का खुला होना और उनमें बच्चों के गिरने की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही। लेकिन अभी कोशिश है 3 साल की चेतना को बचाने की, उसको सकुशल बाहर निकालने की। स्थानीय प्रशासन, स्थानीय जो टीमें हैं, चाहे वो प्रशासन की टीम हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, स्थानीय ग्रामीणों कोशिश कर रहे हैं। और एसडीआरएफ की टीम कुछ देर बाद वहां पहुंचेगी, क्योंकि जयपुर से करीब 110 किलोमीटर के आसपास कोटपुतली है और उससे आगे किरतपुरा, तो लगेगा अभी 1 घंटे के आसपास का समय और लगेगा और उसके बाद सही ढंग से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा सकेगा। सुशील, जानकारी के लिए इस बच्ची की जान को लेकर के ताज़ा अपडेट क्या है वो अभी नहीं मिल पाया है। खबर बांग्लादेश से जुड़ी। बांग्लादेश सरकार ने भारत सरकार को औपचारिक चिट्ठी भेजी है और शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजने की मांग की है। कहा है कि न्यायिक प्रक्रिया के लिए उन्हें वापस भेजा जाए। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि का भी हवाला मोहम्मद यूनुस सरकार ने दिया है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ हैं। उमा, ये लगातार बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की ओर से दबाव बन रहा है शेख हसीना को हस्तांतरित करने का। भारत का इस पर क्या रुख है और आगे क्या रहने वाला है? जी देखिए, 5 अगस्त को जब से शेख हसीना को गद्दी छोड़कर बांग्लादेश से भागना पड़ा, उसके बाद से लगातार इस तरह की जानकारी आती रही है। लेकिन अब की बार जो है बांग्लादेश मीडिया ने वहाँ के विदेश मंत्री, जो कि कार्यवाहक विदेश मंत्री हैं, उनके हवाले से खबर दी है कि उन्होंने ये जानकारी दी है कि भारत को एक नोट वर्बल भेजा गया है शेख हसीना के एक्सट्रेडिशन के लिए। और ये भी जानकारी दी गई है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो है वो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है और इसके तहत शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो इंटरनेशनल जो आईसीटी है उसने वहाँ पर कई मामले दर्ज किए हैं जो कि मानवता के खिलाफ अपराध के हैं और साथ ही साथ नरसंहार से जुड़े मामले हैं। तो ऐसे में वहाँ की कोर्ट में अदालती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए शेख हसीना की दरकार है वहाँ पर। और वहाँ के वहाँ का जो गृह मंत्रालय है उसने भी इस बाबत जो है जानकारी दी है। तो जाहिर सी बात है कि औपचारिक तौर पर बांग्लादेश की तरफ से ये नोट वर्बल जो है वो भेजा गया। इस बात की तस्दीक वहाँ की मीडिया कर रही है। जहाँ तक भारत की इस पे प्रतिक्रिया की बात है तो विदेश मंत्रालय को जब ये नोट वर्बल मिलेगा उसके बाद एक औपचारिक प्रतिक्रिया भारत की तरफ से इस पर आएगी। जहाँ तक सूत्रों के हवाले से जानकारी की बात है तो पहले जब हम इस बात को लेकर दरियाफ्त करते रहे हैं कि अगर ऐसी कोई मांग आती है तो भारत जो है वो किस तरीके से उस पर रिएक्ट करेगा, तो जो जानकार हैं वो ये बताते रहे हैं कि जो कानूनी प्रक्रिया होगी और जिस तरीके से एक्सट्रेडिशन को लेकर जो एक अदालती प्रक्रिया होती है उस पूरे जो उस प्रक्रिया को पालन करते हुए ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। तो अव्वल तो औपचारिक तौर पे भारत को ये नोट वर्बल मिले और उसके बाद एक औपचारिक प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा विदेश मंत्रालय की तरफ से।
बहुत बहुत शुक्रिया उमा, विस्तार से पूरी जानकारी देने के लिए। वक्त है एक ब्रेक का। स्कूलों को लेकर केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला आया है। नो डिटेंशन नियम को लेकर सरकार का एक बड़ा फैसला आया है, जिसमें 5वीं और 8वीं क्लास के छात्रों को फेल किया जा सकता है। शिक्षा के अधिकार कानून में सरकार ने किया है एक बदलाव। पहले नो डिटेंशन नियम के चलते छात्रों को फेल नहीं किया जा सकता था। केंद्र सरकार ने करीब 3000 स्कूलों में लागू होगा ये फैसला। केंद्रीय नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूलों में भी तत्काल रूप से इस फैसले को लागू किया जाएगा। तो ये एक बड़ा जो सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। नो डिटेंशन के नियम को लेकर सरकार का एक बड़ा फैसला है। 5वीं और 8वीं क्लास के छात्रों को भी अब उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस देखने के बाद आगे, यानी कि 5वीं से 6वीं और 8वीं से 9वीं क्लास में जाने से रोका जा सकता है। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार के नियमों में केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव किया है और साथ ही साथ अब ये केंद्र सरकार के 3000 से ज़्यादा स्कूलों में ये फैसला लागू हो जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षा के अधिकार कानून में सरकार ने बड़ा फेरबदल किया है। अब केंद्र सरकार के करीब 3000 स्कूलों में ये जो फेरबदल करके सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी है उसमें चेंज किया है और उस चेंज को जल्दी से जल्दी सरकार लागू करने की बात कर रही है। हमारे सहयोगी अश्वनी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्वनी, इसका असर क्या पड़ेगा और क्या मूलभूत तरीके से बदलाव किया गया है? पहले क्या था और अब क्या हो गया है? अश्वनी, क्या आप सुन सकते हैं मुझे? चलिए, अश्विनी से बातचीत नहीं हो पा रही, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकवादियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। पंजाब के गुरदासपुर में बम फेंककर फरार हुए थे आतंकवादी। गुरदासपुर में थाने के बाद आतंकवादियों ने वहां पर के बाहर बम फेंका था। पंजाब पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन हुआ और जिसमें मौके से 2 AK-47 राइफल्स और 2 पिस्टल जो है वो इन आतंकवादियों के पास से बरामद हुई है। बरामद जो सामग्री है उसका आपने इस तस्वीरें देख रहे हैं। पंजाब और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की। मारे गए आतंकवादियों के नाम गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह और जसनप्रीत सिंह बताए जा रहे हैं। ये अपराधी पंजाब राज्य के ही रहने वाले हैं और जैसे ही इनके मूवमेंट की सूचना यहाँ प्राप्त हुई थी, हम लोगों ने इनको इंटरसेप्ट किया और उस दौरान जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुए उसमें ये घायल हुए। इनको हम लोग अस्पताल ले गए और जहाँ इनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। नहीं, पंजाब पुलिस की टीम भी आई थी और इस मुठभेड़ में उनकी टीम भी शामिल है। अच्छा कार्य पुलिस ने किया है और 2 राज्यों की पुलिस ने किया है। एक फेडरल स्ट्रक्चर में 2 राज्यों की पुलिस में भी बहुत अच्छा समन्वय रहना चाहिए और उसका एक ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब इन चीज़ों पे मैं जो आपका प्रश्न है उस पर नहीं बोलना चाहता। ये बहुत ही बहादुरी और बहुत ही शौर्य का काम है। In a major breakthrough against ISI sponsored terrorism in Punjab, a joint operation of UP police and Punjab police has led to an encounter with 3 operatives of Khalistan Zindabad force in district Pilibhit, UP. In this encounter, 2 AK-47 rifles and 2 Glock pistols have been recovered, and they were involved in a grenade attack on the police post Bakshiwala in the same police station. The preliminary investigations have led that this module was controlled by Ranjit Singh Nita, the chief of KZF, who is Pakistan based. In fact, the credit was claimed in the name of Fateh Singh Bagi of the KZF.
the investigations are going on to expose all the connections and members of the module. तो एनकाउंटर में मारे गए 3 आतंकवादी हैं। पंजाब के गुरदासपुर के पुलिस थाने पर इन्होंने बम फेंका था। बम फेंककर ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत भाग गए थे। पुलिस को पीलीभीत में छिपे होने की खबर मिली थी। पंजाब और उत्तर प्रदेश पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन हुआ और इस जॉइंट ऑपरेशन में गुरविंदर, वीरेंद्र और जसवंतप्रीत को मुठभेड़ में मार गिराया गया। मुठभेड़ में दोनों तरफ से जमकर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में तीनों आतंकवादी जो है बताया जा रहा है कि मारे गए हैं। आतंकवादियों से अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। तीनों आतंकवादी गुरदासपुर के रहने वाले थे और पुलिस को इसमें बड़ी कामयाबी मिली है। शिक्षा के अधिकार के कानून में सरकार ने, जैसा हम आपको बता रहे थे, बड़ा बदलाव किया है। 5वीं और 8वीं क्लास के छात्रों को अब सरकार जो है वो अगली क्लास में जाने से रोक सकती है। उन्हें प्रमोट, फेल होने वाले छात्रों को प्रमोट नहीं करा जाएगा। केंद्र सरकार के करीब 3000 स्कूलों में लागू होगा ये फैसला। केंद्रीय नवोदय और सैनिक स्कूलों में तत्काल प्रभाव से ये फैसला लागू होगा। पहले नो डिटेंशन नियम के चलते छात्रों को फेल नहीं किया जाता था, लेकिन अब इस वक्त सरकार ने कानून में बदलाव करके अगर छात्र एकेडमिक तौर पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो उनको अगली क्लास में जाने से रोकने का फैसला लिया है। इस वक्त हमारे साथ अशोक अग्रवाल साहब जुड़ रहे हैं, शिक्षा अधिकार के जाने माने कार्यकर्ता हैं, और हमारे साथ लतिका गुप्ता जुड़ रही हैं, शिक्षाविद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक जी, सबसे पहले मैं आपसे ही समझना चाहूँगा, बड़ा बदलाव सरकार ने करा ज़रूर है इस पूरे नियम में, लेकिन इसका असर आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पहले छोटे बच्चों को इस तरह की स्ट्रेस, एग्जाम स्ट्रेस, उससे बचाने के लिए पूरा कानून लाया गया था। अब सरकार ने उसमें बदलाव किया है कि परफॉर्मेंस जो है वो हायर क्लासेस में सफर हो रही है। देखिए, 2009 में जो कानून बनाया इन्होंने, वो इस आधार पे बनाया था कि उसको काफी स्ट्रेस होता है और बच्चों को उस स्ट्रेस से मुक्त करने के लिए उन्होंने कहा कि 5वीं और 8वीं क्लास का कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा। तो ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन बाद में मैं समझता हूँ कि खासकर टीचर्स ने, फेलियर तो टीचर्स का था जो बच्चे फेल होते थे, लेकिन उसको डाल दिया उनके सर के ऊपर, बच्चों के और पेरेंट्स के ऊपर, और वहां से एक प्रेशर क्रिएट करके 2022 में पार्लियामेंट ने राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट किया और उसमें इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दे दी कि वो बच्चों को फेल कर सकते हैं 5वीं में और 8वीं में। और वो फिर 2022 में ये हुआ, और उसके बाद अभी इन्होंने सेंट्रल रूल्स के अंदर वो किस मैनर में, किस तरीके के एग्जामिनेशन की बात कर रहा है वो उन्होंने बताया है। तो जो मेरे को समझ में आई है, हो सकता है मैं करेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरी समझ में ये आई है, क्योंकि जो 2009 का कानून था ना, उसमें भी ये था कि कंप्रिहेंसिव, क्या था, कंप्रिहेंसिव कंटिन्यूअस एग्जामिनेशन, मतलब उसका जो टाइम टू टाइम जो उसने एक्टिविटी की है उसको जोड़कर उसको देखेंगे कि उसको उसके बेसिस पे उसको मतलब प्रमोट करेंगे। प्रमोट तो करेंगे ही, लेकिन उसका असेसमेंट करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि अभी इन्होंने ये कहा है कि एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन में अगर फेल होगा तो वो फिर 2 महीने बाद फिर उसका री एग्जामिनेशन होगा, और 2 महीने में री एग्जामिनेशन होगा और फेल होगा तो उसको फिर डिटेन कर लेंगे। लेकिन इसके साथ आगे उन्होंने ये कहा है कि कॉम्पिटेंसी ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, और जो उसके जो वैसे ओरल पढ़ाते हैं उसके बेसिस पे नहीं होगा। तो जो मेरी समझ में आई है वो ये आई है कि रिटन एग्जामिनेशन कोई नहीं होगा, वो जो कंप्रिहेंसिव इसका कंप्रिहेंसिव असेसमेंट करना है वो करेंगे। और एक सवाल ये भी उठता है कि ये 2 महीने में वो कौन सी क्लास में बैठेगा, 5वीं वाला 5वीं में बैठेगा या 8वीं वाला 8वीं में बैठेगा, तो ये भी एक सवाल है। लेकिन मुझे लगता है शायद वो फिर 8वीं में बैठाएंगे उसको, जब तक वो 9th पास नहीं होगा तब तक 9th में नहीं करेंगे उसको। लेकिन ये सवाल सारे उठ रहे हैं इससे कि रिटर्न एग्जामिनेशन, जो मेरे को समझ में आ रहा है, रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं होगा उसका। तो कंफ्यूजन है थोड़ी, अभी और क्लैरिटी की इस पे आवश्यकता है। लतिका जी, आप इसको किस तरीके से देखती हैं, इस मूव को सरकार के? मैं इसको एक बहुत ही दुखद परिवर्तन के रूप में देखती हूँ, और जो शिक्षा की जो नीति है, शिक्षा के प्रावधान है, उस पे भारत में अंग्रेजों के समय से परीक्षा व्यवस्था हावी रही है।
और हमारे मन में ये धारणा चलती है कि अगर परीक्षा में अच्छा हो रहा है तो शिक्षा अच्छी हो रही है, परीक्षा अच्छी नहीं हो रही तो शिक्षा अच्छी नहीं हो रही। परीक्षा के अपने सुधार एक बस्ते में, लोहे के बस्ते में बंद हैं, बिल्कुल बक्से में, उसको हम नहीं करते हैं। शिक्षा के अधिकार कानून में ये बात इसीलिए शामिल की गई थी कि उससे पहले शिक्षक बोलते थे कि हमारे ऊपर परीक्षा इतनी हावी रहती है कि हमें बच्चों को उनकी रुचि, उनकी गति और उनके माहौल के हिसाब से पढ़ाने का मौका नहीं मिलता। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि फिर शिक्षकों ने कहना शुरू कर दिया कि परीक्षा का भय नहीं है। तो क्या शिक्षा की, ज्ञान की अपनी कोई औचित्य नहीं है, उसकी कोई आभा नहीं है? सिर्फ भय में, फेल पास के भय से अगर कोई व्यवस्था चल सकती है, उस पे हम ये वापस आ गए हैं और ये 10 साल 12 साल मुश्किल से रहा, टिका भी नहीं। उसमें जो सतत एवं समग्र मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जो क्षमता बढ़ाने के प्रयास होने थे वो भी नहीं किए गए और तुरंत हमने इसको बढ़ावा वापस कर दिया। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, बात ये है कि 5वीं और 8वीं में फेल पास करने से क्या होगा। वो कोचिंग इंडस्ट्री, ट्यूशन, उस पे हम वापस जाएंगे। और जो इस कानून के कारण जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी के बच्चों को थोड़ी सी राहत मिली थी कि वो एक स्कूल और उसके बाद दोबारा एक और स्कूल में जाके बैठते थे घरों में और दूसरों के घर जाके जी राहत मिली थी, वो राहत मुझे अब छिनती हुई दिखती है। जी, एक सेकंड मेरे साथ रुकिएगा, ये बड़ा ज़रूरी सवाल आपने उठाया है। तो अगर आप, क्योंकि हमारे दर्शक हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, तो आपके बच्चे अगर फेल किया जा सकते हैं, अगर आपका कोई इस पे सवाल है, सुझाव है, तो आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारे साथ शिक्षाविद जुड़े हुए हैं, हमारे नंबर जो हैं आप उस पर फ़ोन कर सकते हैं। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर भी हम डालेंगे। 7303388311 पर आप कॉल करिए और हमसे आप सवाल पूछ सकते हैं, हमारे जो मेहमान हैं उनसे भी सवाल पूछ सकते हैं। तो ये एक बड़ी बहस अब छिड़ गई है, लेकिन अशोक अग्रवाल साहब, जैसे लतिका जी भी कह रही हैं कि ये फिर से छोटे बच्चे पहले स्कूल खत्म करके आए, अब वो फिर उसके बाद ट्यूशन में बैठे रहे। यही डर, माँ बाप को आजकल समय नहीं होता है उनके लिए देने के लिए, सब नौकरी कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से ये जो ट्यूशन इंडस्ट्री में जूनियर क्लासेस के बच्चों का, उनका तो बड़े बल्ले बल्ले हो जाएगी, फिर से बच्चे वापस वहीं बैठे हुए मिलेंगे उन्हें? नहीं, लतिका जी बिल्कुल सही कह रही है, मैं पूरा सहमत हूं उनसे। और जो पर्पस था राइट टू एजुकेशन एक्ट का बनाने का, जिसके ऊपर बड़ी डिबेट हुई, ये ऐसा कानून है जिसके कम से कम ऑफिशियल 8 ड्राफ्ट बने और 2002 से 2009 मतलब 7 साल पूरे इसके अंदर लग गए इसको बनाने में, है। कितना इसके ऊपर डिबेट हुआ होगा, है। और उसके अंदर यही समझ थी कि 8वीं तक के बच्चों को आपने बिना एग्जामिनेशन के, बिना फेल करे आपको पढ़ाना है। अब वो फेल हो गए स्कूल, फेल हो गए टीचर, अब वो जो है उसको बचाने के लिए अब इन्होंने प्रेशर डाल के एक कानून में चेंज करा दिया कि आप इनको जो है फेल कर सकते हो। तो ये जो बेसिक आइडिया था राइट टू एजुकेशन एक्ट का, वो ही डिफीट हो गया इस अमेंडमेंट से। और अब अमेंडमेंट के बाद पता नहीं, मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत ये घुमा फिराने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन जो है वो कॉम्पिटेंसी बेसिस के ऊपर होगा। ठीक है, लतिका जी शायद बता सकती हैं कि इसका कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है, और इसका मतलब इस पे एक काम करते हैं, इस पे थोड़ा सा चर्चा जो है वो विस्तार से करने की आवश्यकता है, समझने की, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे सवाल हैं। क्योंकि इस वक्त थोड़ा समय कम है मेरे पास, तो हम इसको एनडीटीवी पर प्रायोरिटी पर रखेंगे और ज़रूर इस पर बातचीत करेंगे। बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जिनके मन में कई सवाल होंगे। क्या इससे दोबारा से, जैसे रतिका जी कह रही थी, जो ट्यूशन कोचिंग का एक पूरा मशरूमिंग इंडस्ट्री है, उसको फिर और बल मिलेगा, उससे और फायदा मिलेगा। तो इन सब चीज़ों पर बातचीत करेंगे। क्या टीचर्स अपनी नाकामी छुपाने के लिए, स्कूल अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरीके के जो अमेंडमेंट्स है वो चाह रहे हैं? तो इन सब चीज़ों पर जरा बातचीत विस्तार से करेंगे। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, बंद रहिए हमारे साथ।